वेलकम टू इकोन डिकोडिंग। आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट प्राइसिंग। किसी प्रोडक्ट कैसे उसकी प्राइस की जाती है, इसका हमने एक पक्ष देख लिया था, डिमांड एनालिसिस। आज हम देखेंगे सप्लाई साइड एनालिसिस। और सप्लाई साइड एनालिसिस देखने के बाद फिर हम मर्ज कर देंगे डिमांड एंड सप्लाई साइड एनालिसिस। और दोनों के लिए हम फिर उसके बाद प्रोडक्ट प्राइसिंग करेंगे, ठीक है। तो क्या है टॉपिक हमारा है प्रोडक्ट प्राइसिंग। किसी प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है, ठीक है। तो एक होता है डिमांड साइड एनालिसिस से। इससे पहली वाली वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं कि डिमांड साइड एनालिसिस से कैसे डिटरमाइन होता है। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे सप्लाई साइड एनालिसिस कि सप्लाई साइड से कैसे डिटरमाइन होता है। जैसे हम डिमांड साइड में चर्चा किए थे, तो कंज्यूमर साइड एनालिसिस है। डिमांड साइड क्या है? कंज्यूमर साइड एनालिसिस है कि कंज्यूमर कोई चीज़ की डिमांड कैसे करता है। तो इसमें था डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, मतलब प्राइस के चेंज होने पर हमारा डिमांड कम या ज़्यादा होगा, इस पर डिटरमाइन करता है। जैसे प्राइस इंक्रीज हुई, जो प्राइस इंक्रीज होगी तो हमारी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, क्यों कंज्यूमर क्या करेगा, ज़्यादा प्राइस पर कम सामान खरीदेगा, कम प्राइस पर ज़्यादा सामान खरीदेगा। यहाँ पर हम किसी बात करेंगे प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट साइड एनालिसिस। जब प्रोड्यूसर साइड एनालिसिस की बात करेंगे, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूसर जब प्राइस ज़्यादा होगी तो उसको ज़्यादा खुशी होगी कि प्राइस ज़्यादा हो गई, ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, सप्लाई बढ़ा देगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव रिलेशनशिप है और यहाँ पे निगेटिव रिलेशनशिप है। यहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप है और यहाँ पर देखा जाए तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। सप्लाई साइड एनालिसिस में क्या है कि जो प्रोड्यूसर होता है और उसके बीच, मतलब प्राइस और सप्लाई में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। जैसे यहाँ हम देखेंगे सप्लाई साइड एनालिसिस। जब सप्लाई साइड एनालिसिस पर आते हैं, तो सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। प्राइस, सप्लाई ऑफ इनपुट एंड सप्लाई ऑफ इनपुट टेक्नोलॉजी, इस सब में क्या होती है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। जैसे हम देखेंगे सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ इनपुट, सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। कितनी चीज़ें हैं? तीन चीज़ें हैं। क्या क्या? सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ इनपुट, सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। तीन चीज़ें हैं, तीनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, लेकिन मेन इम्पैक्ट सप्लाई पर क्या डालता है, वो है प्राइस। इसीलिए हम बाकी को कांस्टेंट मानेंगे। सप्लाई ऑफ इनपुट इनपुट कांस्टेंट मान लेंगे और टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट मान लेंगे। इसके बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तो सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ प्राइस हो जाएगा। अब यहाँ पर मतलब ये हुआ, यदि प्राइस इंक्रीज हुई तो सप्लाई भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए यक्स की प्राइस है, यक्स की प्राइस इंक्रीज हुई तो यक्स गुड्स की क्या होगी, सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। और ऐसा इसलिए होता है कि प्राइस बढ़ने पर जो प्रोड्यूसर होता है उसके उसके अंदर इंथुआजम आता है, और इंथुआजम आने के बाद क्या करता है, वो अपनी सप्लाई को इंक्रीज करता है, वो ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में अपनी सप्लाई बढ़ाता है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं पी क्या है। पी प्राइस ऑफ यक्स गुड्स, प्राइस ऑफ यक्स गुड्स, यक्स गुड्स का प्राइस है। एस आई क्या है, सप्लाई ऑफ इनपुट, इनपुट की सप्लाई एस आई है। और टी, यहाँ जो टी टी ई सी एच था, यह है टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी भी बढ़ेगी तो हमारी सप्लाई, यदि प्राइस भी बढ़ेगी तो हम सप्लाई बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे। ऐसे बहुत बहुत सॉरी, ये सप्लाई बढ़ाना होगा तो सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी। सप्लाई इज द डिपेंडेंट और टेक्नोलॉजी इज द इंडिपेंडेंट, मतलब टेक्नोलॉजी के बढ़ने पर ये टेक्नोलॉजी जो बढ़ेगी तो हमारी सप्लाई ऑटोमेटिक बढ़ेगी, ये हमारी सप्लाई बढ़ जाएगी। सब टेक्नोलॉजी क्या है, ये हमारा इंडिपेंडेंट है, सब सप्लाई डिपेंडेंट है। टेक्नोलॉजी पर हमारा सप्लाई डिपेंडेंट है। फिर सप्लाई ऑफ इनपुट, यदि इनपुट की कमी या इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से सप्लाई पर इफेक्ट पड़ेगा। यदि इनपुट हमारा कम हमको मिल रहा है, रॉ मटेरियल कम कम मिल रहा है, तो सप्लाई हम क्या कम कर पाएंगे। या रॉ मटेरियल सप्लाई हमको ज़्यादा मिल रहा है तो हम ज़्यादा सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, इस ग्राफ से हम देख सकते हैं जैसे जैसे हमारी प्राइस इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे क्वांटिटी ऑफ सप्लाई Q1 से Q2 तक पहुँच जा रही है, ऐसे Q2 से Q3 जा रही है, और यहाँ पर प्राइस P2 से P3 पहुँच जा रही है, ठीक है। तो सप्लाई और प्राइस में क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। सप्लाई और प्राइस में क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। देखिए अब प्राइस का डिटरमाइन कैसे होगा। इससे पहले वाले वीडियो हमने डिमांड साइड एनालिसिस की बात किया है, और इसमें बात कर रहे हैं सप्लाई साइड एनालिसिस की। तो डिमांड देखिए, सप्लाई और डिमांड जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर हमारा प्राइस का डिटरमाइन होगा। देखिए यहाँ पर हमारा प्राइस का डिटरमाइन होगा और यहाँ पर क्वांटिटी का डिटरमाइन होगा, ठीक है। जब प्राइस का डिटरमाइन हो जाएगा तो क्वांटिटी का हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, मान लीजिए सप्लाई बढ़ के यहाँ हो गई, ऐसे मान लीजिए इतना यहाँ पर हो रही क्वांटिटी कुछ यहाँ हो रही है और इक्विलिब्रियम यहाँ पर है।
प्राइस क्या डिमांड डिमांड फंक्शन एंड सप्लाई फंक्शन जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर इक्विलिब्रियम आएगा। यदि मान लीजिए यहाँ पर बढ़कर सप्लाई यहाँ पर हो गई, सप्लाई कुछ इतना हो रही है और डिमांड इतना ही है, तो सप्लाई सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, तो इसके बाद में क्या होगा, जब डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक हम इस पॉइंट पर आ जाएंगे, इस पॉइंट पर आ जाएंगे, ठीक है। और नीचे पर चले आएंगे तो क्या होगा, मान लीजिए ये डिमांड हमारी इतना इतना है, हम डिमांड इतना कर रहे हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा Q1, मान लीजिए Q1 का डिमांड कर रहे हैं और सप्लाई कितना हम हमारा सप्लाई हमारा मान लीजिए QX है, QX का ही सप्लाई हो रहा है, तो डिमांड ज़्यादा है तो क्या होगा, प्राइस इंक्रीज होगी। देखिए प्राइस तो प्राइस इंक्रीज करेंगे, प्राइस इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो इस पॉइंट पर आ जाएंगे, ऑटोमेटिक क्वांटिटी कम कम हो जाएगी, ज़्यादा प्राइस होने पर कम क्वांटिटी का डिमांड होगा, फिर इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। वैसे यहाँ जैसे ही सप्लाई ज़्यादा होगा तो डिमांड कम रहेगी, तो ऑटोमेटिक प्राइस लो होके इस पॉइंट पर आ जाएगी, इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो डिमांड सप्लाई जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वहीं हमारा इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। हाँ देखिए डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व शिफ्ट कैसे होता है, देखिए जैसे ही डिमांड बढ़ेगी वैसे हमारा डिमांड कर्व राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इस ग्राफ से देख सकते हैं, ये हमारा वर्टिकल एक्सिस पर वाई है और इधर एक्स है, एक्स एक्सिस है, और इधर हमारा डिमांड है, ये हमारा डिमांड लाइन है। जैसे मान लीजिए ये हमारी ओरिजिनल डिमांड लाइन है, लेकिन जैसे ही हमारी डिमांड इंक्रीज हुई तो हमारा डिमांड कर्व राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्या होगा, राइट वर्ड यही इस साइड शिफ्ट होगा। इस ग्राफ को अच्छे से देखिए, राइट वर्ड शिफ्ट होगा तो हम इस साइड जाएंगे, और यदि हमारी डिमांड डिक्रीज होती है तो हम लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होते हैं और इस साइड चले जाते हैं, ठीक है। ये हमारी बात हो गई डिमांड कर्व की। अब आते हैं सप्लाई साइड। तो सप्लाई साइड में आएंगे तो क्या होगा, जैसे ही ये हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व हुआ, यस यस ओरिजिनल डिमांड कर्व हुआ, जैसे ही हमारी सप्लाई इंक्रीज हुई हम राइट वर्ड शिफ्ट कर जाएंगे। हम किस तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, राइट वर्ड। ये हमारा सप्लाई साइड का राइट वर्ड ये होगा, ठीक है। कभी कभी भी जब शिफ्ट होगा ये सब चीज़ें, ग्राफ को ध्यान रखना पड़ता है माइंड में। क्वेश्चन कुछ भी पूछता ऐसे कुछ पूछेगा तो यहाँ से हम कोरिलेट कर पाएंगे, तो हम ग्राफ हमको ध्यान रहेगा कि हम राइट वर्ड किस साइड शिफ्ट होते हैं, ठीक। तो एक्स एक्सिस की तरफ शिफ्ट करते हैं, और लेफ्ट वर्ड जाना होगा तो वाई एक्सिस की तरफ ऐसे शिफ्ट करते हैं। तो डिमांड जैसे ही सप्लाई डिक्रीज होगी तो हम सप्लाई को कम कर देंगे, तो ये लेफ्ट वर्ड चले जाएंगे, और जैसे ही सप्लाई बढ़ेगी तो हमारा राइट वर्ड चला जाएगा, ठीक है। अब एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद हैं, उसको देखते हैं कौन सा है। जैसे बैंड वैगन इफेक्ट, स्नोब इफेक्ट और वेवलेन इफेक्ट। तो बैंड वैगन इफेक्ट, स्नोब इफेक्ट एंड वेवलेन इफेक्ट, ये क्या है, ये हमारा, एक मिनट, ये हमारा एक्सेप्शन है, ये हमारे अपवाद हैं, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा है लॉ ऑफ डिमांड में क्वांटिटी इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, सब्स्टिट्यूशन, टेक्नोलॉजी एंड तमाम चीज़ें, प्रेफरेंस, ऐसे हमने पढ़ा है। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर प्राइस जैसे ही डिक्रीज होती है लॉ ऑफ डिमांड में, क्वांटिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन ये सब जो अभी हमने बैंड वैगन इफेक्ट, स्नो इफेक्ट और वेवलेन इफेक्ट, ये सब की बात किया है, इसमें लॉ ऑफ डिमांड नहीं लागू होगा, इसमें कुछ उल्टा पुल्टा लागू होगा, उसको देखते हैं। जैसे जब हम बैंड वैगन की बात करेंगे तो इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे हम बैंड वैगन को बात करते हैं तो इसको हम डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट के भी नाम से जानते हैं। तो बैंड वैगन को किस नाम से जानते हैं, डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट प्रदर्शन प्रभाव, तो बैंड वैगन को हम किस नाम से जानते हैं, डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट, मतलब प्रदर्शन प्रभाव। इसमें इसमें क्या होता है, इसमें हम क्वालिटी नहीं देखते हैं, बैंड वैगन या डेमोस्ट्रेशन में हम क्वालिटी नहीं देखते हैं। जो चीज़ें हमारे फैशन में चल रही हैं, जो चीज़ें हमारी ट्रेंडिंग में है, उसको देखते हैं। क्या देखते हैं, जो चीज़ें हमारे फैशन में चल रही हैं, प्रेजेंट टाइम में जो फैशन में है, जो ट्रेंडिंग में है, हमको उसको उस चीज़ को देखते हैं। ये नहीं देखते हैं कि उस चीज़ की क्या क्वालिटी है, इस चीज़ पर हम नहीं जाते, इसमें यूज ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू पर नहीं जाते हैं, बल्कि जो चीज़ें ट्रेंडिंग में चल रही हैं हम उसी को फॉलो करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। क्यों, इसमें जैसे ही प्राइस बढ़ती है वैसे ही हम डिमांड को बढ़ा देते हैं। जैसे इस समय स्मार्ट वॉच, आईफोन, BMW, तो इस चीज़ की वैल्यू क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू, उसके लायक वो है भी कि नहीं। उस जिस जो प्राइस हम पे करेंगे स्मार्ट वॉच के लिए, अभी 4-4 हज़ार का स्मार्ट वॉच है, आईफोन, तो इस सब के लिए जो वैल्यू पे करते हैं क्या उस लायक है कि नहीं। बट हम ये नहीं देखते, ये देखते हैं ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, इस चीज़ का फैशन चल रहा है, तो उसकी प्राइस बढ़ने पर उसकी डिमांड भी बढ़ती चली जाती है, जबकि उसकी यूज ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू उतना नहीं होती है। ये बैंड वैगन में होता है प्रदर्शन प्रभाव, तब फैशन होता है, एक तरह का ट्रेंडिंग होता है, ठीक है। देखिए
हाँ, यहाँ पर गुड्स से मिलने वाली जो यूटिलिटी है हम वो नहीं देखते हैं, मतलब उसकी यूज ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू हो वो नहीं देखते हैं। देखते हैं उस चीज़ पर हम ध्यान ही नहीं देते, बल्कि उसकी डिमांड को हम कंटिन्यू बढ़ाते हैं, उसके प्राइस बढ़ने के साथ उसकी डिमांड को हम कंटिन्यू बढ़ाते हैं उसकी प्राइस बढ़ने के साथ, जबकि यूज ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू पर ध्यान नहीं देते हैं। अब हमारा आ जाएगा स्नो इफेक्ट। जब हम स्नो इफेक्ट की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि इसकी यूज वैल्यू जो कम होती है, बहुत कम होती है, लेकिन इसकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत हाई होती है। ठीक है, इसकी इकोनॉमिक वैल्यू जो होती है बहुत हाई होती है, जबकि इसकी यूज वैल्यू बहुत कम होती है। ऐसा क्यों होता है? स्नो इफेक्ट क्या होता है, बहुत पुरानी चीज़ की बात की जाती है। जैसे हम संगम किनारे जाएंगे, आप कभी इलाहाबाद जाएं तो अकबर का किला है, और अकबर के किले के बगल में आपको दो चार लोग मिल जाएंगे जो पुराने सिक्के बेचते हुए मिल जाएंगे। 10 पैसे, 50 पैसे ऐसे सिक्के बेचेंगे। जब उस सिक्का को हमने परचेज करने का सोचा तो हमको उसके लिए 50 रुपये देना पड़ा, जबकि उसकी क्या है, यूज वैल्यू बहुत कम है, 10 पैसे का सिक्का चलेगा, लेकिन इकोनॉमिक वैल्यू उसकी बहुत हाई है। ठीक है, ऐसा गांधी जी का चरखा हुआ। ठीक है, पुराने सिक्के हो गए, कोई रियर ऑफ द रेयरेस्ट पेंटिंग हो गई, जैसे मोनालिसा की पेंटिंग, दोबारा पेंटिंग ऐसे बन नहीं पा रही। मतलब इस चीज़ को चीज़ें वो सोसाइटी से एक प्रकार से ख़त्म हो जाती हैं, तो देखने के लिए ऐसे मिलती नहीं है, तो उसकी वैल्यू यूज ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। यूज वैल्यू बहुत कम हो जाती है, जबकि इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा रहती है। तो स्नो इफेक्ट में क्या होता है, इसमें ट्रेंडिंग में चीज़ें नहीं होती हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें जो ट्रेंडिंग से बाहर चली गई हैं उसकी बात इसमें आती है स्नो इफेक्ट में। ठीक, बैंड वैगन में क्या था कि उसमें डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट होगा, उसमें जो चीज़ें ट्रेंडिंग में चल रही हैं उसकी बातें हम बहुत ज़्यादा करेंगे, उसके लिए हम बहुत पैसे देने को तैयार होंगे, उसके उसके लिए हमको वो यूटिलिटी मिलती नहीं है, बट लेकिन हम देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम आएंगे वेबलेन इफेक्ट में। जैसे ही वेबलेन इफेक्ट में हम पहुँचेंगे, यहाँ पर क्या होगा, हायर प्राइस हायर मोर यूटिलिटी। क्यों? यहाँ हायर प्राइस और मोर यूटिलिटी इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, इसमें यूज ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू भी होगी, यूटिलिटी होगी, इसलिए जैसे यहाँ भी प्राइस बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा। यही चीज़ हमारा डेमोस्ट्रेशन एंड बैंड वैगन इफेक्ट में भी हो रहा था, बट यहाँ भी ऐसे होगा। बट यहाँ पर एक चीज़ का डिफरेंट है कि यहाँ तुम्हारी जो यूटिलिटी रहेगी वो तुम्हारी यूज यूटिलिटी रहेगी, मतलब उसको तुम यूज करोगे तुमको समझ में आएगा हाँ उस चीज़ की तुम वैल्यू है। तो यहाँ इकोनॉमिक वैल्यू एंड यूज वैल्यू दोनों होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इकोनॉमिक वैल्यू और यूज वैल्यू दोनों पर होगा। यहाँ में क्या होता है, यहाँ पर सोसाइटी में स्टेटस भी मेंटेन करना होता है। इसमें क्या होता है, सोसाइटी में स्टेटस भी मेंटेन करना होता है। जैसे अनंत अंबानी की घड़ी देखेंगे, जो उनकी शादी में अनंत अनंत अंबानी ने जो घड़ी लगाया था उसकी यूज वैल्यू भी थी, इकोनॉमिक वैल्यू भी थी। ऐसा नहीं था कि वो चीज़ें ट्रेंडिंग में थी, ट्रेंडिंग में नहीं थी वो चीज़ें, उसकी वैल्यू भी थी और यूज वैल्यू थी और इकोनॉमिक वैल्यू थी। ठीक है, तो वो चीज़ हमारा आ जाएगा वेबलेन इफेक्ट में। एग्जाम्पल भी यहाँ पर है, अनंत अंबानी की घड़ी, अनंत अंबानी की घड़ी के देखेंगे तो हमारी यूज वैल्यू भी है और इकोनॉमिक वैल्यू भी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्राइस भी बढ़ेगी वेबलेन इफेक्ट में और डिमांड भी बढ़ेगा, और यहाँ पर क्या होगा, उसकी जो यूटिलिटी भी होगी वो हमारी अ, मतलब यूज यूटिलिटी होगी, और इकोनॉमिक वैल्यू होगा, यूज वैल्यू भी होगा, और एक स्टेटस मेंटेन करने के लिए भी हम वेबलेन इफेक्ट को फॉलो करते हैं। जबकि बैंड वैगन या डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट में जाएंगे तो वहाँ ट्रेंडिंग एंड फैशन की बात होती है, और वहाँ पर इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। जबकि स्नो इफेक्ट में जाएंगे तो उसमें इकोनॉमिक वैल्यू होती है, यूज वैल्यू नहीं होती है। वहाँ पर हमको बहुत प्रेस्टिजियस चीज़ें रखी जाती हैं, बहुत पुरानी चीज़ें हैं जो चलन में नहीं है, उस चीज़ों को हमको लेते हैं। जैसे गांधी जी का चरखा, मोनालिसा की पेंटिंग, 10 पैसे 5 पैसे के सिक्के, ऐसी चीज़ें, टीपू सुल्तान की तलवार। ठीक है, ऐसी चीज़ें हम इसमें मिलाते हैं। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक था, हम इसको कंप्लीट कर दें। अब आगे कल पढ़ेंगे कंज्यूमर साइड एनालिसिस, ये सब की बात करेंगे।